हेलो फ्रेंड्स, हम फेज कंपोनेंट एंड गिब्स फेज रूल पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने क्लेसियस कैलिब्रोन इक्वेशन भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, एक वन कंपोनेंट सिस्टम और एक टू कंपोनेंट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम में हम तीन डायग्राम स्टडी करेंगे, H2O, CO2 एंड सल्फर। H2O की मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम फेज होती है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और CO2 की भी कितनी होती है मैक्सिमम फेज? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती है? 4। तो इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, इन दोनों की स्टडी हम साथ में करेंगे क्योंकि दोनों फेज क्या है? 3 है। अब देखना, वन कंपोनेंट सिस्टम है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? F का फॉर्मूला होता है C-P+2। कंपोनेंट 1 है, वन कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ रहे हैं। मिनिमम फेज 1 तो होगी होगी, एक फेज तो वाटर सॉलिड या वाटर लिक्विड +2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 2 आएगी। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी तो हम क्या लेंगे? टेम्परेचर लेंगे और प्रेशर लेंगे। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? इसका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनका ग्राफ बनेगा। जो फेज डायग्राम बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा? टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2 है। अब देख रहे हैं, इसमें भी 3 फेज है, इसमें भी 3 फेज है। और अपन जानते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैक्सिमम कितनी फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकती है? फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम F = C-P+2। तो P = C-F+2। यदि C क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए F की वैल्यू क्या रखूँ? 0 मिनिमम रखूँ तो P क्या आएगा? 3। P3 का मतलब मैक्सिमम 3 फेज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे मैक्सिमम 3 फेज ही इक्विलिब्रियम में रह सकती है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। तो इन दोनों में क्या है? इसमें भी 3 फेज मैक्सिमम है, इसमें भी 3 फेज मैक्सिमम है, यानी कि तीनों की तीनों एक पॉइंट पे क्या मिल सकती है? इक्विलिब्रियम में हमें मिल सकती है। और मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2। तो हम इसका ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे? टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। तो पहले अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे कि उस ग्राफ का मतलब क्या है। वाटर का बनाते हैं हम, वाटर का प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो फेज डायग्राम क्या आएगा? इस प्रकार से आएगा कुछ इसका। ये फेज डायग्राम आएगा वाटर का। इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं O, है ना। तो ये जो ग्राफ लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वाटर किसकी फॉर्म में होगा? सॉलिड, है ना। फिर प्रेशर हाई और तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वाटर किसकी फॉर्म में आएगा? लिक्विड। और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वाटर किसकी फॉर्म में रहेगा? गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आया? ये ग्राफ है O, A नाम दे देता हूं। ये किसका है? सॉलिड और गैस यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम में है? सॉलिड और गैस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में, तो इसे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन करो, इसे बोलेंगे सब्लिमेशन करो। ये देखिए, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपस में क्या है? इसे नाम देता हूं मैं OB। इस पे क्या है? सॉलिड और लिक्विड आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में। और सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में, तो इस कर्व का नाम क्या हो जाएगा? फ्यूजन कर्व। और इस लाइन पे क्या है? लिक्विड और गैस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में, तो इसे क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन करो। और ये O है, O पे देखना
सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है, तो O को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए 0 और 3 फेज आपस में क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में हो जाए, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ये है अपना ट्रिपल पॉइंट। ये है वाटर का डायग्राम। कैसे आया, ये कैसे बना, ये हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं जिसका हम एनालिसिस करेंगे, सारा पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों आया, ये ऐसा क्यों आया, कितना क्या होगा, ठीक है। फिर हम बनाते हैं CO2 का प्रेशर टेम्परेचर। CO2 का भी सेम सा ही बनेगा, देखना ये लाइन, ये लाइन, फर्क क्या होगा, ये लाइन जाएगी इस बार ऐसे, ये OB लाइन आई थी नेगेटिव, इस बार आएगी पॉजिटिव। सेम नाम दे देता हूँ OABC। चीज़ वही है, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है लिक्विड, ये क्या है गैस, ये क्या है लिक्विड गैस। यहाँ पे क्या रहेगा सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहेगा। गैस या वेपर, इसका नाम वेपर ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ये O वही है क्या ट्रिपल पॉइंट। O क्या है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर मैं मेंशन कर देता हूँ दोनों जगह, 0.0075 केल्विन। ये याद रखना आपको, 4.58 mm ऑफ Hg, 5.2 ATM, -57 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है इनके ग्राफ। अब हम देखना इनका एनालिसिस करते हैं। ये ग्राफ आप याद रखो तो बेटर है, नहीं याद रखो तो भी हम कर लेंगे। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यदि प्रेशर हाई है, लो टेम्परेचर, तो सॉलिड में मिलेगा, प्रेशर लो है, हाई टेम्परेचर है तो गैस में मिलेगा, मीडिएट पे लिक्विड में मिलेगा, और आपस में क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। उसी का ये ग्राफ है, प्रैक्टिकली ग्राफ है, ये प्रैक्टिकली ग्राफ है। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करते हुए ये ग्राफ बनाए गए हैं, दोनों ग्राफ प्रैक्टिकली ग्राफ है, लेकिन इनका एनालिसिस करेंगे हम। सबसे पहले तो हम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। इसे मैं दे देता हूँ रीजन फर्स्ट, इसे दे देता हूँ रीजन सेकंड, इसे दे देता हूँ रीजन थर्ड। तीनों जगह यही रहेगा, दोनों जगह, दोनों का हम साथ में स्टडी कर रहे हैं, साथ में कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रीजन फर्स्ट, दोनों जगह रीजन फर्स्ट में क्या है सिर्फ सॉलिड है। सॉलिड यानी कि या तो H2O सॉलिड है या CO2 सॉलिड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट 1 है, फेज भी क्या है 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 2 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि हर रीजन में। इसी प्रकार रीजन सेकंड में क्या होगा लिक्विड होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 2 आएगा। और रीजन थर्ड में गैस होगा, तो फेज भी 1, कंपोनेंट भी 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 2 आएगा। तो तीनों रीजन्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो कितनी आएगी 2 आएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट को बताना है कि ये पॉइंट कहाँ है, तो मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे प्रेशर भी बताना पड़ेगा कि देखो ये प्रेशर इतना है, और हमें टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा ये टेम्परेचर इतना है। तो 2 वेरिएबल बताऊंगा, प्रेशर भी बताऊंगा और टेम्परेचर भी बताऊंगा, तभी इस रीजन में मैं किसी पॉइंट को क्या कर सकता हूँ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या बोलते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो समझ में आ गया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि हमें 2 पॉइंट की प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक पॉइंट को। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो हम इस प्रकार के एरिया को क्या बोलेंगे हम, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो तीनों रीजन को क्या बोलेंगे हम बाई वेरिएंट। दोनों रीजन, तीनों रीजन्स क्या है बाई
वेरिएंट्स। ठीक है, ये तो तीनों रीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होगी। अब हम बात करते हैं लाइंस की। लाइंस की देखना, मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड टू गैस ओ ए लाइन की। ओ ए ये लाइन ले लो, चाहे ओ ए ये लाइन ले लो, दोनों लाइन में क्या है, सॉलिड और गैस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो कंपोनेंट तो वन ही है, फेज क्या है, सॉलिड और गैस, दो फेज हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, C माइनस पी प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 1 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। सेम हम किसके लिए लिखेंगे, लिक्विड और गैस के लिए। कौन सा ग्राफ है, OC, मैं इसे दे देता हूँ OC, है ना। कंपोनेंट 1 फेज 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार सॉलिड और गैस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए OB के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो तीनों जो लाइन है, सब्लिमेशन कराओ, वेपोराइजेशन कराओ, फ्यूजन कराओ। ठीक है, सॉलिड लिक्विड का मतलब क्या है, फ्यूजन करो। तो तीनों जो कराओ है उन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 1 आएगी। तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट लाइन, या यूनिवेरिएंट लाइन। ये रीजन कहलाता था बाई वेरिएंट रीजन, ये लाइन क्या कहलाएगी, मोनोवेरिएंट लाइन। मोनोवेरिएंट लाइन का मतलब क्या है, इस पे यदि मुझे किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो मुझे एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। देखना, जैसे इस लाइन पे कोई पॉइंट है, मुझे इसे बताना, तो मैं प्रेशर बता दूं इसका। यदि प्रेशर जैसे मैंने ये बता दिया कि 2 ATM है और 2 ATM से मैं चलूं तो इस लाइन पे मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया, तो मुझे टेम्परेचर की जरूरत पड़ी क्या, टेम्परेचर की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो इस लाइन पे या इस लाइन पे मुझे किसी पॉइंट को बताना है तो मुझे एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसे हम बोलते हैं मोनोवेरिएंट लाइन, या मोनोवेरिएंट लाइन। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, एक टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर की वैल्यू क्या है, सिंगल है। एक टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर की वैल्यू क्या है, सिंगल है। ठीक है, ये है मोनोवेरिएंट लाइन। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइन पे क्या आएगी, 1 आएगी, जिन्हें बोलते हैं मोनोवेरिएंट लाइन। ठीक है, अब देखना, थर्ड इंपॉर्टेंट है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट O, ट्रिपल पॉइंट O की बात करते हैं। ट्रिपल पॉइंट O पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो कंपोनेंट वही 1 है, फेज क्या हो गई, 3 हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 प्लस 2, 0 एट ट्रिपल पॉइंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कोई जरूरत नहीं। ट्रिपल पॉइंट बता देंगे तो हमेशा फिक्स रहेगा कि ये ट्रिपल पॉइंट है और कहीं नहीं है। तो मैंने तो प्रेशर बताने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर बताने की जरूरत है। तो हमेशा एक पॉइंट फिक्स है जो कहीं नहीं हिलना, न इधर जाना न उधर जाना, इधर जाना उधर, इसकी पोजीशन पहले से फिक्स है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। और ट्रिपल पॉइंट का आपको प्रेशर और टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। वाटर के लिए होता है 0.0075 केल्विन, टेम्परेचर और प्रेशर होता है 4.88 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब क्या है, एक ATM पे क्या होता है, 7.6 mm ऑफ Hg होता है 1 ATM का, मतलब यानी कि 1 ATM से कम प्रेशर है ये। और CO2 के लिए क्या होता है, -57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 5.2 ATM। ये तो बात हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब बात करते हैं हम स्लोप। अब बात करते हैं हम स्लोप। स्लोप ये इंपॉर्टेंट है, देखना। स्लोप की मैं 2 की बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ मैं सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस की बात करता हूँ। सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस।
दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, H2O सॉलिड से H2O गैस या CO2 सॉलिड से CO2 गैस कि स्लोप क्या आएगा इसका। देखना कल हमने क्लेसियस कैलिपर्न इक्वेशन पढ़ी थी, वो थी डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर वी गैस माइनस वी सॉलिड, यही पढ़ा था। तो डेल एच और सॉलिड से गैस क्या है, सब्लिमेशन, तो ये आ जाएगा सब्लिमेशन, है ना। तो डेल एच सब्लिमेशन क्या है, पॉजिटिव है, और वी गैस, वी सॉलिड से क्या है, ज़्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल पी अपॉन डेल टी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि स्लोप सॉलिड से लिक्विड वाली गैस का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉलिड से लिक्विड गैस वाले का स्लोप पॉजिटिव है। यानी कि प्रेशर यदि बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दोनों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कौन सी ग्राफ की, OC, ये तो था OA। अब बात करता हूँ OC, जिसमें क्या है, लिक्विड H2O, लिक्विड से H2O गैस या CO2 लिक्विड से CO2 गैस। इसके लिए भी डेल पी अपॉन डेल टी वही आएगा, डेल एच अपॉन आर वी गैस माइनस वी लिक्विड। डेल एच लिक्विड से गैस हुआ, लिक्विड यदि गैस में होगा तो एंथैल्पी एब्जॉर्ब करेगा, डेल एच पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। और अपन जानते हैं वी गैस इज ग्रेटर देन वी लिक्विड, गैस का वॉल्यूम लिक्विड से ज़्यादा होगा। तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल पी अपॉन डेल टी क्या आएगा, पॉजिटिव। और डेल पी अपॉन डेल टी पॉजिटिव आएगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रह जाएगा, टेम्परेचर रह जाएगा, टेम्परेचर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यदि लिक्विड से गैस जा रहा है तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड से यदि गैस जा रहा है तो टेम्परेचर क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि T बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये क्या है, सब्लिमेशन पॉइंट, तो T सब्लिमेशन पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बाद में भी स्टडी कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये स्लोप भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव तो दिख रहे हैं, दिख भी रहे हैं। अब स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है, देखना ये भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया, लेकिन इसका डेल पी अपॉन डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल एच सब्लिमेशन, और इसका डेल पी अपॉन डेल टी किसके, इसका तो सब्लिमेशन का था, और डेल एच वेपोराइजेशन, यही थे ना। इसका डेल एच सब्लिमेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसका वेपोराइजेशन के। और अपन जानते हैं कि डेल एच सब्लिमेशन क्या होता है, डेल एच वेपोराइजेशन प्लस डेल एच फ्यूजन, फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन, यानी कि डेल एस इज ग्रेटर देन डेल वी, डेल एस इज ग्रेटर देन डेल वी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी फॉर ओ ए इज ग्रेटर देन डेल पी अपॉन डेल टी फॉर ओ सी। इस लाइन का स्लोप इस लाइन से ज़्यादा है, स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ सी, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ सी। ओ ए का स्लोप है वो ओ सी के स्लोप से ज़्यादा है। समझ में आ गया कि दोनों पॉजिटिव क्यों है, और दोनों में पॉजिटिव में ज़्यादा स्लोप किसका है, सब्लिमेशन कर्व का स्लोप है, वेपोराइजेशन कर्व से ज़्यादा स्लोप है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है इसका, ठीक है। ये तो हमने दो स्लोप की कंपेयर कर ली। अब तीसरे स्लोप की बात करते हैं जो ज़्यादा जरूरी और जिसकी क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। वो तीसरे स्लोप की बात करता हूँ मैं, ओ बी, सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड दो है,
एक तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जा रहा है और एक CO2 सॉलिड से CO2 लिक्विड जा रहा है। तो इसके लिए डेल P अपॉन डेल T क्या लिखा जाएगा, डेल H फ्यूजन अपॉन R V लिक्विड माइनस V सॉलिड, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल H फ्यूजन अपॉन R V लिक्विड माइनस V सॉलिड लिखा जाएगा। अब देखना डेल H अब तो पॉजिटिव होंगे, फ्यूजन है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, पॉजिटिव होगा, R पॉजिटिव है ही। अब देखना V लिक्विड से V सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड क्या होता है, लिक्विड H2O लिक्विड का वॉल्यूम H2O सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा। हमेशा अपने को ये दिखता है कि सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर सॉलिड है आइस, उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। और जब हम उसे मेल्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है और लिक्विड मॉलिक्यूल पास आते हैं तो वॉल्यूम होता है कम। ये चीज़ याद रखना, वाटर लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है वाटर सॉलिड से। या फिर डेंसिटी की बात करें तो रो H2O लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है रो H2O सॉलिड से, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे देखना V लिक्विड है V सॉलिड से ज़्यादा, नॉर्मली CO2 में लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज़्यादा है, तो डेल P अपॉन डेल T क्या आएगा, पॉजिटिव, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गया। तो OB ग्राफ था जो फ्यूजन ग्राफ था सॉलिड से लिक्विड, वो इसके लिए तो नेगेटिव है वाटर के लिए और इसके लिए पॉजिटिव है। क्यों, समझ में आ गया ना क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अदरवाइज बोल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये कर्व तो है नेगेटिव और ये कर्व है पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेनली डिफरेंस पूछते हैं कि ये नेगेटिव क्यों आया, ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है डेंसिटी ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है डेंसिटी कम है, इसलिए ये नेगेटिव आया, इसलिए ये पॉजिटिव आया। ये बात हो गई स्लोप की। ये किसकी बात हो गई, स्लोप की। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर पहले से बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ कौन सा है, बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड से गैस, ये वाला और ये वाला, दोनों में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यदि मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखना ये ग्राफ भी पॉजिटिव है और ये ग्राफ भी पॉजिटिव है। तो यदि मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखना यहाँ पे पहले प्रेशर ये था तो बॉइलिंग पॉइंट आया अपना ये, और बाद में प्रेशर ये था तो बॉइलिंग पॉइंट आया अपना ये वाला। तो यदि प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो T बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यदि प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहली चीज़ तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कभी फिक्स नहीं होता, हमेशा प्रेशर डिपेंडेंट होता है। अपन जब हम नॉर्मल बात करते हैं कि वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो हम प्रेशर की बात नहीं करते। 1 atm प्रेशर, 1 atm पे प्रेशर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन पॉइंट की बात करता हूँ, सब्लिमेशन पॉइंट तो T सब्लिमेशन पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो सब्लिमेशन पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट फॉर वाटर क्या है, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब यदि प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो T मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
यदि प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर CO2 T मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये याद रखना। वाटर में यदि मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और CO2 में यदि मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेंगी। ठीक है, अब एक कंपेयर और करते हैं, देखना एक कंपेयर और करते हैं। अपन जानते हैं T सब्लिमेशन पॉइंट इज इक्वल टू T मेल्टिंग पॉइंट प्लस T बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर इंक्रीज किया तो CO2 के लिए क्या हुआ, T सब्लिमेशन पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, T मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, प्लस T बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, तीनों इंक्रीज हुए। ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये इंक्रीज है। जबकि H2O के लिए क्या हुआ, T सब्लिमेशन पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, T मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, प्लस T बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है, ये भी इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो किस में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, ये T सब्लिमेशन पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रहे हो, T सब्लिमेशन पॉइंट क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ज़्यादा इंक्रीज होगा, जबकि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये कम इंक्रीज होगा। तो ये ज़्यादा इंक्रीज होगा, ये ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ OA इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OA फॉर CO2 H2। CO2 के OA का स्लोप कहीं ज़्यादा है वाटर के OA से, इसका मतलब है ये हमारी कंपेयर हो गई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन ट्रिपल पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट पे देखना क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सॉरी, सॉलिड, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। यदि मैं पहले टेम्परेचर क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये ट्रिपल पॉइंट वो है जिस पर तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, सारा का सारा सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड किसकी तरफ जाएगा, लिक्विड की तरफ जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड, सॉलिड सारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड गैस क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ट्रिपल पॉइंट है वो O है, वो लिक्विड गैस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो शिफ्ट टुवार्ड OC। O है, यदि मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जो O पॉइंट है वो OC की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, और वही सॉलिड, लिक्विड और गैस है, मैं क्या बढ़ाता हूं, प्रेशर इंक्रीज करता हूं। प्रेशर यदि मैं इंक्रीज करूंगा तो गैस किस में चेंज होगी, लिक्विड में। प्रेशर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा गैस पे, गैस किस में चेंज होगी, लिक्विड में। तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, सॉलिड लिक्विड तो रहेगा, गैस किस में आ जाएगी, लिक्विड में। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, तो शिफ्ट टुवार्ड OB, शिफ्ट टुवार्ड OB। ठीक है। यदि मैं ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ट्रिपल पॉइंट OC की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मैं ट्रिपल पॉइंट पे यदि प्रेशर बढ़ाता हूं तो ट्रिपल पॉइंट OB की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की तरफ और लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की तरफ। यह इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रिपल पॉइंट। आगे देखिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड है, प्रेशर क्या रख रहा हूँ मैं, कांस्टेंट रख रहा हूँ, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन है
ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी कि अपने आप होगा कि नहीं होगा। तो इसे देखना है तो कैसे देखना, आपको प्रेशर दे रखा है कांस्टेंट और टेम्परेचर कर रखा है इंक्रीज। प्रेशर कांस्टेंट पे यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये इधर जाऊँगा, देखना मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कौन सी फेज आ रही है, लिक्विड आ रही है। तो सॉलिड से लिक्विड यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो सॉलिड से लिक्विड जा पा रहा हूँ, तो ये ट्रांजिशन क्या होगा, फिजिबल, अपने आप पे होगा, सॉलिड से लिक्विड अपने आप पे फिजिबल होगा। यदि मैं देखना दूसरी करता हूँ मैं, H2O गैस से H2O लिक्विड और टेम्परेचर क्या रखता हूँ कांस्टेंट, और प्रेशर क्या कर रहा हूँ डिक्रीज, तो अपने को पूछे फिजिबल है कि नहीं है। तो H2O गैस में है, मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, टेम्परेचर तो मैंने रखा कांस्टेंट और प्रेशर क्या कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ये गैस का किस में जा रहा है, गैस में ही जा रहा है। तो सॉरी ये कर देता हूँ मैं लिक्विड, गैस का गैस में ही जा रहा है, तो गैस से लिक्विड क्या है, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। तो कोई भी प्रोसेस फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है पूछे तो आराम से देख सकते हो आप कि नीचे जाने पे फिजिबल हो रहा है, इधर जाने पे फिजिबल हो रहा है। तो आप जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को कांस्टेंट रखो और इंक्रीज करके देखो उस साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखना कि ट्रिपल पॉइंट का ये प्रेशर है 4.8, ये 1 atm से कम है, 1 atm से कम है। तो अपन यदि मैं नॉर्मल कंडीशन में देखूं एट HTP वाटर की बात करूं तो HTP पे वाटर, HTP टेम्परेचर क्या होता है 1 atm, तो ये 4 mm of Hg है, 1 atm होता है 7.6 mm of Hg, कहीं ज़्यादा होगा, मान लिया ये यहाँ पे होगा, ये है 1 atm, ये टेम्परेचर 0.0075 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। हमने मान लिया ये यहाँ पे होगा, ठीक है 273 केल्विन। तो इस पे ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ पे होगा, होगा ना। तो H2O एट HTP किस में मिलता है, लिक्विड फेज में मिलता है, लिक्विड फेज में मिलता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे यदि मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ डिक्रीज करता हूँ तो H2 किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। कांस्टेंट प्रेशर पे यदि मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो H2 किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड से इधर आएंगे सॉलिड। और यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो H2 किस में चला जाएगा, वेपर में। ये यहाँ पे था, यदि मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो ये आता है सॉलिड में, और टेम्परेचर यदि इंक्रीज करता हूँ तो ये जाता है गैस में, तो वाटर जाता है। वही मैं CO2 की बात करता हूँ, CO2 5.2 atm था, यदि मैं 1 atm की बात करता हूँ तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे 1 atm है ना, 1 atm नीचे होगा, ये यहाँ पे होगा। और रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मैंने ये यहाँ पे मान लिया है ना, ये यहाँ पे मान लिया, फिर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मैंने यहाँ मान लिया। तो कौन सी फेज में है, ये 25 ज़्यादा होगा 1 atm कम होगा, तो ये किस में है, गैस फेज में। CO2 क्या है एट HTP, CO2 गैस फेज में है। यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो CO2 किस में ही रहेगी, गैस फेज में रहेगी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो कितना इंक्रीज कर लो, CO2 हमेशा किस में रहेगी, गैस फेज में रहेगी। और टेम्परेचर यदि मैं डिक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर में डिक्रीज करता हूँ, ये इधर आता हूँ तो गैस से किस में आ गई, ये डायरेक्ट सॉलिड में आ गई। तो टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो CO2 गैस डायरेक्ट किस में आ गई, CO2 सॉलिड में आ गई, CO2 सॉलिड में आ गई। और जिस पॉइंट पे ये सॉलिड में चेंज होती है वहाँ का टेम्परेचर है -72 डिग्री सेल्सियस, -78 लिख लो, 78 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। तो यदि 1 atm प्रेशर पे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो ये CO2 सॉलिड में होगी, तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आ गई 78 डिग्री सेल्सियस पे। इसे बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस। ठीक है, समझे। 1 atm प्रेशर पे नॉर्मल वाटर लिक्विड फेज में मिलता है। यदि मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो धीरे धीरे डिक्रीज करता हूँ तो एक पॉइंट पे आके ये किस में चेंज होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। और 1 पॉइंट जिस पे सॉलिड में चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और 1 atm पे ये आगे जाएगा तो ये पॉइंट आगे जाते जाते इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो H2O लिक्विड फेज में मिलता है, जो टेम्परेचर कम करने पे सॉलिड में जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस में जाता है। लेकिन CO2 1 atm प्रेशर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे किस में मिलता है, गैस फेज में मिलता है, जो इंक्रीज करने पे गैस फेज में जाता है। लेकिन टेम्परेचर यदि डिक्रीज करूंगा तो ये डायरेक्ट सॉलिड फेज में आता है, लिक्विड फेज में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड फेज में आता है। सब्लिमेशन पॉइंट इसका कितना होता है, -78 डिग्री सेल्सियस। और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता है तो इस CO2 सॉलिड को हम बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। तो -78 डिग्री सेल्सियस पे ये हमें मिलता है। ठीक है, ये है नॉर्मल HTP और ड्राई आइस किसे कहते हैं। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखना कि यदि मुझे प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जिसपे यदि किसी, मान लीजिए मेरा ट्रिपल डायग्राम है, कोई भी डायग्राम ले लिया मैंने, ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट है, इसका प्रेशर है P, यहाँ पे गैस फेज है, यहाँ पे लिक्विड फेज है, यहाँ पे सॉलिड फेज है। यदि मैं इससे डाउन प्रेशर लूँगा, इससे कम प्रेशर लूँगा, तो गैस को कितना भी टेम्परेचर कम करिए, कितना भी ज़्यादा करिए, क्या आएगा, सॉलिड से गैस ही आएगा। तो बिलो द ट्रिपल पॉइंट से जो नीचे है, यदि मैं नीचे रहूँगा प्रेशर, गैस क्या होगी, सॉलिड में हमेशा क्या मिलेगा, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम मिलेगा, लिक्विड नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखना। यदि ट्रिपल पॉइंट से प्रेशर से नीचे का प्रेशर मैं लेता हूं तो टेम्परेचर में कितना भी चेंज कर लो, यदि इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से गैस जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो गैस से सॉलिड आएगा, लिक्विड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। गैस को यदि हमें लिक्विफाइड करना है तो हमें ट्रिपल प्रेशर से ऊपर प्रेशर रखना पड़ेगा। तो कोई भी कंपाउंड यदि लिक्विड फेज में मिलना है तो मिनिमम प्रेशर क्या होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से ऊपर प्रेशर होना ही चाहिए। इस प्रेशर से ऊपर होगा तो ही गैस लिक्विड में मिलेगी, कोई कंपाउंड लिक्विड में मिलेगा। इस ट्रिपल पॉइंट से नीचे कंपाउंड सिर्फ 2 ही फेज में मिलेगा, सॉलिड और गैस। ठीक है, अब हम एक नई चीज़ की बात करते हैं, वो है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। देखना मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये सॉलिड और गैस वाली लाइन थी, ठीक। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉलिड गैस में जा रही है, फिर क्या हो रहा है, लिक्विड गैस आ रहा है या फिर सॉलिड लिक्विड आ रहा है, यही है ना। यदि मैं टेम्परेचर क्या कर दूँ, एक साथ इंक्रीज कर दूँ, फर्स्ट सडन हीटिंग और कूलिंग, सडन हीटिंग कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अचानक टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये सॉलिड लिक्विड गैस है, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इसे समझ में नहीं आया, टेम्परेचर बहुत शार्पली इंक्रीज है, तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा ना, सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ आया OC', ये किस रीजन में है, लिक्विड रीजन में है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन है, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। ऐसे ही मैं, ये ग्राफ है लिक्विड गैस, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा, इससे कम टेम्परेचर करूँगा तो ये फेज चेंज कर लेगा। लेकिन मैंने सडनली कूलिंग कर दी तो लिक्विड गैस है वो कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा,
ये आ जाएगा OA-, है ना। इसमें क्या है, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में, किस रीजन में, सॉलिड रीजन में लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड रीजन में सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है। तो इस प्रकार का इक्विलिब्रियम कहलाता है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे सॉलिड में बना सकते हैं हम। यदि मैं सडनली कूलिंग कर दूं तो ये जो लाइन आएगी OA-, ये क्या होगी, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सडनली हीटिंग और कूलिंग, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ OA- या OC-। OC- से किससे आई, सडन हीटिंग, और ये किससे आई, सडन कूलिंग। दूसरा, इफेक्टेड बाय टेम्परेचर नॉट प्रेशर। ये किसका इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है। यदि सडनली मैं हीटिंग कर दूं या सडनली कूलिंग कर दूं तो ही मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, वरना नहीं आएगा। और तीसरा, प्रेशर ऑफ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम इज हाई फ्रॉम रियल इक्विलिब्रियम। तीन चीजें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम याद रखना। ये कब ऑब्टेन होता है, यदि मैं सडनली कूलिंग कर दूं या सडनली हीटिंग कर दूं तो ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम हमें ऑब्टेन होता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ, यदि सडनली कूलिंग कर दी या सडनली हीटिंग कर दी या सडनली कूलिंग कर दी। और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं है। और तीसरा क्या है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रेशर हमेशा रियल इक्विलिब्रियम। देखना यहाँ पे ये रियल इक्विलिब्रियम है और ये मेटास्टेबल है। प्रेशर किसका ज़्यादा है, मेटास्टेबल का। ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये रियल इक्विलिब्रियम है। प्रेशर किसका ज़्यादा है, मेटास्टेबल का। ये मेटास्टेबल है, ये रियल है। प्रेशर किसका ज़्यादा है, मेटास्टेबल का। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा रियल प्रेशर से, रियल इक्विलिब्रियम के प्रेशर से। ये है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं इसमें, वो ये कि ये ग्राफ जाएगा कहाँ तक, ये ग्राफ जाएगा कहाँ तक। जो OA ग्राफ है जो नीचे आया, वो नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे कहाँ तक आएगा। तो ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में देखो, टेम्परेचर मिनिमम क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो OA ग्राफ है, उसका एंड पॉइंट क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन। इसका OA ग्राफ ले लो चाहे इसका OA ग्राफ ले लो, इसका एंड पॉइंट हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यदि 0 केल्विन टेम्परेचर आएगा उससे नीचे टेम्परेचर तो जा ही नहीं सकता। अब बात करते हैं OC कर्व का। OC कर्व कौन है, लिक्विड से गैस। इसका एंड पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जिससे ऊपर गैस लिक्विड में नहीं जा सके। यानी कि यदि मैं क्रिटिकल कंडीशन लगा दूंगा, क्रिटिकल कंडीशन लगा दूंगा तो गैस लिक्विड फेज में रहेगी नहीं, तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने पढ़ा है गैस स्टेट में कि वो प्रेशर जिसके ऊपर यदि प्रेशर हो जाए तो गैस क्या रहेगी, हमेशा गैस ही रहेगी, गैस ही रहेगी। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर टेम्परेचर जाते ही चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दे गैस लिक्विफाइड नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रिटिकल कंडीशन पे ओनली गैस फेज अवेलेबल होती है। तो H2O के लिए क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर होता है ATM। H2O के लिए टेम्परेचर होगा 374 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होगा 218 ATM। यानी कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम ये जाएगी 374 डिग्री सेल्सियस और 218 ATM प्रेशर। और CO2 वाली OC लाइन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 31 डिग्री सेल्सियस और 72.9 ATM। CO2 के लिए क्या होता है,
टेम्परेचर होता है 31 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 72.9 atm। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी वो आपको बताना चाहिए। ये कर्व मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सॉलिड और लिक्विडियम की कोई लिमिट नहीं है। ये है कि कोई ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। ये अपना है वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर और CO2 का ग्राफ मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, इसका ग्राफ नेगेटिव होता है, इसका सॉलिड लिक्विड पॉजिटिव होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, इसमें लिक्विड का वॉल्यूम हाई होता है। इसका स्लोप, सब्लिमेशन का स्लोप इसके स्लोप से ज़्यादा होता है। क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, इसका ATM पे सब्लिमेशन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट और पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने में कब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, कब कम होता है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कौन सा ट्रांजिशन फॉलोड होगा, कौन सा नहीं होगा। बस एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, इसमें एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ये वाटर का ग्राफ बना लिया मैंने जैसे, है ना। ये मैंने एक प्रेशर कांस्टेंट मान लिया। इस लाइन पे मैं यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, पहले तो यदि मैं इस लाइन पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इस लाइन पे रेड्यूस्ड फॉर्मूला लगेगा, F = C - P + 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक फिक्स लाइन मान ली, यानी कि एक चीज़ को कांस्टेंट मान लिया। अब मैं यदि इस पे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, तो सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में होगा। इस पॉइंट पे आते ही इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। पहले सॉलिड है, सॉलिड जा रहा है, सॉलिड जा रहा है, सॉलिड जा रहा है, सॉलिड जा रहा है। इस पॉइंट पे आते ही ये मान लिया x है, ये x डैश है। x डैश पे क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो सॉलिड लिक्विड में जाएगा और नो चेंज इन टेम्परेचर। यदि मैं इस पॉइंट पे पहले यहाँ पे आया तो टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। इस पॉइंट पे आते ही सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट कम हो गया। और जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, कोई भी फेज ट्रांजिशन होगा, कोई भी फेज ट्रांजिशन होगा, तो सारी की सारी जो हीट दी है वो किस में, फेज ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो जाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा का सारा सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो लिक्विड जब गैस में जाएगा, तो यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो लिक्विड में किस में चला जाएगा, गैस में, और नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया कि यदि मैं कोई भी ट्रांजिशन करता हूं, कोई भी फेज ट्रांजिशन करता हूं, फेज ट्रांजिशन जैसे सॉलिड से लिक्विड कर रहा हूं या लिक्विड से गैस कर रहा हूं, तो आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल होगा क्योंकि टेम्परेचर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितनी भी टेम्परेचर देंगे वो सारा का सारा ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। और उस कंडीशन में वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोकोरिक भी होता है। एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव। डेल एस क्या होगा, पॉजिटिव। प्रेशर क्या होगा, चेंज। लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये है फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड CO2। अब हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन देखिए। द स्लोप ऑफ सॉलिड लिक्विड कर्व ऑफ H2O इज नेगेटिव ड्यू टू डिक्रीज इन। ये जून 2018 का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखना कितना सिंपल है। द स्लोप ऑफ सॉलिड लिक्विड कर्व ऑफ H2O का नेगेटिव होता है, ये हमने पढ़ा था। इसने पूछा ड्यू टू डिक्रीज इन, किसमें डिक्रीज होने से ये नेगेटिव हो रहा है, डेंसिटी, वॉल्यूम, एंट्रोपी और एंथैल्पी। तो देखना H2O जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, ये हमें पता है, और एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगी, ये भी हमें पता है। हमने पढ़ा था कि ये ग्राफ नेगेटिव क्यों होता है,
कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कम होता है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। ये हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम का लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से कम होता है, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप होता है। तो डिक्रीज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में, और इंक्रीज इन पूछता तो क्या हो जाता, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये देखना जून 2012 का क्वेश्चन है, द वेपर ऑफ ए प्योर सब्सटेंस व्हेन कूल्ड अंडर ए प्रेशर लेस देन ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। यदि किसी भी वेपर को ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम कूल्ड किया जाए तो क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि जब अपना ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, तो ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट का ये प्रेशर है, इससे नीचे यदि मैं रहूँगा तो ये गैस है और ये सॉलिड है। इस प्रेशर से नीचे यदि मैं हीट करूँगा तो सॉलिड किस में जाएगा, गैस में, और कूल करूँगा तो गैस किस में जाएगा, सॉलिड में। लिक्विड कहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसने पूछा द वेपर प्रेशर द कूल्ड, यदि हम कूल करते हैं तो गैस से डायरेक्ट क्या जाएगा, सॉलिड, तो लिक्विफाइड नहीं होगा, लिक्विफाइड स्टैंड देन सॉलिफाइड नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिफाइड। यदि ट्रिपल पॉइंट से नीचे में रहता हूँ तो 2 ही फेज मिलती है, तो गैस या सॉलिड या गैस। यदि कूल्ड करूँगा तो गैस से सॉलिड हीट करूँगा तो सॉलिड से गैस। ठीक है, वेपर प्रेशर, यदि वेपर को यदि मैं हीट करता, कूल किया तो ये गैस से किस में जाएगी, सॉलिड में। यदि मैं हीट करता तो ये गैस की किस में रहता, गैस में, रिमेन अनचेंज्ड ऑप्शन आ जाता। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और देखिए, द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस ए बी सी एंड डी आर। एक सब्सटेंस के आपको 4 ट्रिपल पॉइंट दे रखे, 0.2, 0.5, 0.10 एंड 1.2 बार। द सब्सटेंस विच सब्लिमाइज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑन इंक्रीज टेम्परेचर। हमें ये पूछा कि सब्सटेंस स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सब्लिमाइज किस में होगा, सब्लिमाइज किस में होगा। सब्लिमाइज का मतलब क्या, डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाना चाहिए, गैस में जाना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, 1 atm। यदि 1 atm पे यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो गैस सब्लिमाइज होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहिए, सॉलिड से गैस में जाना चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट सॉलिड में गैस कब जाएगा, सॉलिड से गैस कब जाएगा, जब अपना प्रेशर क्या है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से क्या है, कम है। यदि मैं अपना प्रेशर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ये ग्राफ आया तो ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, इससे यदि कम प्रेशर रखता हूँ तो गैस सॉलिड से किस में जाएगी, सब्सटेंस सॉलिड से गैस में जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो इसमें यही पूछा सब्लिमाइज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस सब्लिमाइज किस में होगा। तो अपना जो प्रेशर है वो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रेशर है कितना, 1 atm। तो 0.2 से ज़्यादा है, नहीं होगा, ज़्यादा है, नहीं होगा, ज़्यादा नहीं। ये देखो ट्रिपल पॉइंट 1.2 बार है, इससे कम होता है 1 atm, और इस 1 atm पे यदि हम हीटिंग करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाएगा, गैस में। ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन आ जाएगा डी। ये है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन। एक देखिए दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये सी पार्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए सॉलिड ए इज गिवन बाई log P इज इक्वल टू ये, एंड लिक्विड ए, सॉलिड ए की टेम्परेचर डिपेंडेंस ये, लिक्विड ए की टेम्परेचर डिपेंडेंस ये है। और द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पूछा है आपको, इस पर हम न्यूमेरिकल कल और भी करेंगे, लेकिन देखना ट्रिपल पॉइंट में मैंने बताया था आपको प्रेशर भी फिक्स रहता है और टेम्परेचर भी फिक्स रहता है। एक वैल्यू तो टेम्परेचर की रहती है और एक प्रेशर की रहती है। तो प्रेशर फिक्स रहता है तो दोनों प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ लिक्विड। ट्रिपल पॉइंट में तो तीनों प्रेशर बराबर होते हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि 8.0 माइनस 14/T इज इक्वल टू 10.0 माइनस 18/T। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 14/T इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू 200 केल्विन। ये है सी पार्ट का 4 नंबर का क्वेश्चन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल पॉइंट में प्रेशर सिंगल, ये आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया वाटर और CO2 का फेज डायग्राम। कल हम पढ़ेंगे सल्फर का फेज डायग्राम, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।